जय हिंद। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट केमिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। आखिर केमिस्ट्री की स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्टिंग से लेकर हमको इसको अंतिम तक अध्ययन करेंगे। तो जो केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है कि हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर अराउंड यूज। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं। सारी केमिस्ट्री का अध्ययन हमारा यही होता है कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं मैटर अराउंड, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे पूरी केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है रहने वाला है वह है हमारे आसपास के पदार्थ मैटर अराउंड यूज। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, इसको सबसे पहले जानते हैं इसकी डिफिनेशन, इसके अर्थात कि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मृष्य की कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या बताया गया कि केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो मृष्य की कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। इसके अध्ययन को केमीटेकिंग यानी केमीटेकिंग कहा जाता है। केमिस्ट्री के अध्ययन को केमीटेकिंग कहा जाता है। रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर को कहते हैं। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लेवोजियर ने प्रिस्टले द्वारा किए गए आविष्कार को प्रमाणित किया था, सिद्ध किया कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लेवोजियर ने दिए थे। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं किया जा सकता है। अभिकारकों की कुल द्रव्यमान इसमें प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। भारत के रसायन विज्ञान का पिता डॉक्टर पीसी राय यानी प्रफुल्ल चंद्र राय को कहा जाता है। इन्हें नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक संबंध तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन। क्या बताया कि रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक संबंध तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन है। अब टॉपिक आता है पदार्थ यानी कि द्रव्य यानी मैटर क्या है। संसार के वे पदार्थ जो स्थान को घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। क्या कह रहा है कि संसार के वे पदार्थ जो स्थान को घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। पदार्थ की कई प्रकृति होती है। द्रव्य कणों के मध्य एक आकर्षण बल अट्रैक्शंस कार्य करता है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। द्रव्यमान का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों स्मॉल पार्टिकल से होता है। पदार्थ कितने भागों में डिवाइड होता है इसको देखते हैं। पदार्थ यानी मैटर, ये हमारा दो प्रकार का होता है। भौतिकी के आधार पर इसको बांटते हैं, फिजिकल बेसिस, और रसायन के आधार पर यानी केमिकल बेसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल बेसिस पर। फिजिकल बेसिस के हिसाब से 5 प्रकार का होता है। पहला होता है गैस यानी सॉलिड, दूसरा होता है द्रव यानी लिक्विड, तीसरा होता है गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंस। और फिर देखते हैं अब दूसरा रसायन के आधार पर यानी केमिकल बेसिस पर। ये हमारा 3 टाइप का होता है। पहला होता है तत्व यानी एलिमेंट, दूसरा होता है यौगिक यानी कंपाउंड, तीसरा होता है मिश्रण यानी मिक्सचर। अब इसमें से भी तत्व के 3 होते हैं। तत्व 3 प्रकार के, धातु मेटल, अधातु नॉन मेटल, उपधातु मेटलॉइड। अब इसमें से देख रहे हैं कि जो हमारा कंपाउंड यौगिक है, यौगिक भी 2 टाइप का होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि यौगिक कंपाउंड हमारा 2 टाइप का होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है यानी कि मिश्रण यानी मिक्सचर। मिक्सचर भी 2 टाइप्स का होता है, समांग मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर, और विषमांग मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। अब आता है ठोस यानी कि सॉलिड क्या होते हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है।
इसमें अंतराणविक बल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अंतराणविक गति कम होता है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत होते हैं तथा अंतराणविक गति कम होता है। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये क्या है, सब ठोस होते हैं। ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्या बता रहा है कि ठोस भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्या होता है ठोस दो प्रकार में? पहला होता है क्रिस्टली ठोस, इसको क्रिस्टलाइनिंग सॉलिड बोलते हैं, और दूसरा होता है अक्रिस्टली ठोस, एमार्फस सॉलिड बोलते हैं। अब इसका हम लोग क्रिस्टली ठोस के बारे में देखते हैं। क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली सॉलिड, इनका निश्चित ज्यामिति, आकृति और उनका गलनांक निश्चित हो। क्या होता है कि जो क्रिस्टली ठोस होता है इनका निश्चित ज्यामिति यानी आकृति होती है और इसका गलनांक निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हीरा, हीरा की संरचना चतुष्फलकी होती है। अब दूसरा प्रकार है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस, एमार्फस सॉलिड, इनकी कोई ज्यामिति आकृति नहीं होती है और निश्चित गलनांक भी नहीं होता है। क्या होता है, इसकी कोई ज्यामिति आकृति फिक्स नहीं होती है और निश्चित गलनांक भी नहीं होता है। जैसे ग्लास यानी कांच, रबड़, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अब आता है दूसरा टॉपिक हमारा द्रव्य यानी लिक्विड। ये लिक्विड क्या चीज़ होता है, इसको देखते हैं। द्रव्य वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे दूध, पानी, डीजल, इनका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। कमरे के ताप से ऊपर 30 डिग्री से 35 सेंटीग्रेड निम्न धातु द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। जैसे Br क्या बता रहा है कि कमरे के तापमान से ऊपर 30 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड निम्न धातु द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोमीन। अब हम लोग देखते हैं गैस के बारे में। गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। क्या बता रहा है कि गैस क्या होता है, गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। रिमार्क इसके बारे में कुछ और चीज जानते हैं। जैसे त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं। क्या बता रहा है कि जो हमारा एक त्रिक बिंदु होता है वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं। इसमें देख सकते हैं नहीं कि बर्फ यदि ठोस है, इसको यदि ताप दिया गया तो ये जल में कन्वर्ट हो जाता है। यदि जल को और ताप दिया गया तो ये वाष्प गैस बन जाता है। यदि हमारा कोई वाष्प यानी गैस है, इसको यदि हम लोग ठंडा करें तो द्रव प्राप्त हो जाएगा यानी जल। यदि इसको और ठंडा करें तो बर्फ यानी कि ठोस हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग देखते हैं। पहला है घनत्व। घनत्व यानी ठोस का सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद द्रव का होता है, इसके बाद गैस का होता है। फिर दूसरा नंबर आणविक आकर्षण बल, सबसे ज़्यादा ठोस का होता है, फिर द्रव का होता है, फिर गैस का होता है। फिर तीसरा पॉइंट है प्रसार। प्रसार यानी गैस का सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद द्रव का होता है, इसके बाद ठोस का होता है। चौथा है विसरण। विसरण जो है सबसे ज़्यादा गैस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर ठोस में होता है, डिफ्यूजन इसको बोलते हैं। और फिर 5 नंबर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैसों में होती है, इसके बाद द्रव में होती है, इसके बाद ठोस में होती है। छठवां है अंतराणविक बल यानी अंतराणविक स्थान, गैस में सबसे ज़्यादा, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की 2 और भी अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्लाज्मा। पहला क्या है, प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। क्या बता रहा है कि प्लाज्मा जो है यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। क्या होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस होती है और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अब हमारा जो दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंस। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंस यह पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। यह पदार्थ की अवस्था परम ताप के निकट पाया जाता है। सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए गणनाएं की थी।
क्या बता रहा है कि सन 1920 में भारत के एक भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने पदार्थों की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन BEC कहा गया है। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, अल्फगैंग केटरले और काई ई वेमैन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रव्य यानी कि पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। द्रव्य नॉट इक्वल टू द्रव, यानी कि द्रव्य के अंतर्गत ये सारे चीज आते हैं और द्रव हमारा जल होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं तत्व यानी कि एलिमेंट के बारे में। यह एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या बता रहा है कि जो एलिमेंट यानी तत्व होते हैं वह एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व जो है, एलिमेंट जो है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु यानी मेटल, दूसरा होता है अधातु नॉन मेटल, तीसरा होता है उपधातु यानी कि मेटालॉइड। तत्वों की कुल संख्या 118 है। तत्वों की कुल संख्या कितना है? 118 है। पृथ्वी के भूपर्पटी में निम्न क्रम में तत्व पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी के भूपर्पटी में निम्न क्रम में तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है 46.8% सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन 27.7%, फिर है इसके बाद एल्युमिनियम 8.1%, फिर आयरन 5.0%, फिर कैल्शियम यानी कि 3.6%, फिर सोडियम 2.8%, फिर पोटेशियम 2.6% और फिर Mg मैग्नीशियम 2.0%। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है OCl। OCl से हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन, C से सिलिकॉन, A से एल्युमिनियम और L से लोहा यानी आयरन। अब यहाँ देखते हैं मानव शरीर में पाए जाने वाले धातु, यानी मानव शरीर में पाए जाने वाले धातु। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में 65% होता है, कार्बन 80% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है और नाइट्रोजन 3% होता है, कैल्शियम 2% होता है और फास्फोरस 1% होता है। फास्फोरस सबसे कम पाया जाता है और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है मानव शरीर में। अब हम लोग देखते हैं धातु यानी मेटल के बारे में। मेटल चालक, इसमें धारा प्रवाहित होती है। क्या बता रहा है? नहीं, जो धातु यानी मेटल चालक होता है इसमें धारा प्रवाहित होती है, जैसे लोहा, कॉपर ETC। दूसरा आता है अधातु यानी कि नॉन मेटल, इसको बोलते हैं कुचालक। इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे गैस और कार्बन। अब तीसरा टॉपिक आता है उपधातु, मेटलॉइड, अर्धचालक, इसको अर्धचालक बोलते हैं। इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, इसे अर्धचालक भी कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? अर्धचालक है, उपधातु। अब हम लोग का टॉपिक आता है यौगिक यानी कि कंपाउंड। कंपाउंड क्या चीज़ है? यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। क्या बता रहा है कि जो हमारा कंपाउंड यौगिक होता है यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। इसका निश्चित सूत्र होता है, जैसे जल H2O एक यौगिक है। यह 2 टाइप का होता है, कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता है, जैसे CH4CO2। अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता है, जैसे कि H2O, Fe2O3। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मिश्रण यानी मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना मिश्रण कहलाता है। क्या बता रहा है? मिक्सचर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में यदि मिला देते हैं तो उसको हम मिश्रण यानी मिक्सचर कहते हैं। यह भी 2 टाइप का होता है, यानी कि मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। मिश्रण का फर्स्ट प्रकार होता है विषमांग मिश्रण यानी हेट्रोजीनस मिक्सचर। दूसरा होता है समांग मिश्रण यानी कि होमोजीनस मिक्सचर। अब इसको एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो इसमें से जो पहला है वो है हमारा विषमांग मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसमें मिश्रण की विभिन्न अवयव दिखाई पड़ते हैं। क्या बता रहा है कि जो हमारा विषमांगी मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयव दिखाई पड़ते हैं, जैसे रेत तथा जल का मिश्रण। यदि रेत और जल का मिश्रण कर देते हैं तो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है।
पेट्रोल तथा जल, जल तथा तेल, कोलाइड और निलंबन आदि। अरहर प्लस मसूर क्या बता रहा है कि जो हमारा दाल होता है अरहर प्लस मसूर का, चीनी प्लस नमक का। अब हमारा आता है जो कि समांग मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्या बता रहा है कि जो हमारा समांग मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते हैं तथा मिश्रण के हर एक अंश का गुण धर्म समान रहता है। जैसे गंधक प्लस कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन चीनी नमक का शरबत, मिश्र धातु वायु, अरहर प्लस मसूर का बना हुआ दाल, इसमें सभी टेस्ट एक समान होते हैं। विषमांग मिश्रण को समांग बनाने के लिए क्या बता रहा है नेक्स्ट टॉपिक में कि विषमांग मिश्रण को यदि समांग बनाने के लिए, विषमांग मिश्रण को समांग मिश्रण बनाने के लिए जली विलयन बनाया जाता है। अलग अलग धातुओं को गर्म करके उनका विलयन बनाकर मिला देना मिश्र धातु कहलाता है, अर्थात मिश्र धातु एक समांग मिश्रण होता है। जैसे लोहा 90% प्लस कार्बन 1% यदि मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है स्टील। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।